हेलो बच्चों, कैसा हुआ आपका नीट का एग्ज़ाम। इस बार नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ था। उम्मीद करता हूँ जो बच्चे मेहनत करके गए हैं उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इस वाले जो नीट वाले एग्ज़ाम में यदि किसी के 500 प्लस भी नंबर आ रहे हैं, 520 के आसपास, 520 से 550 के आसपास यदि नंबर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है। इस बार ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट आपके टफ आए थे। उम्मीद करूंगा कि यदि कोई बच्चा अच्छे से मेहनत करके गया है उसके क्वेश्चन सही होंगे। ये अपने मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री में जो 45 क्वेश्चन आते हैं, यदि बच्चा वास्तव में मेहनत करके गया है, बहुत अच्छे लगन के साथ में सारे कंसेप्ट को क्लियर करके गया है, तो उसके 45 में से 35 से 38 क्वेश्चन सही होंगे। इस बार ऐसा लेवल था। जनरली नीट का ऐसा लेवल आता है कि 45 में से 45 क्वेश्चन सही होते हैं बच्चों के, लेकिन इस बार उन्होंने गच्चा खिला दिया। इस बार पेपर का लेवल बहुत शानदार था। जेई मेन का लेवल रखा इन्होंने। कम समय में जेई मेन में कम क्वेश्चन होते हैं, टाइम 3 घंटे होता है, तो वहां क्या है, आप अपना दिमाग लगा सकते हो। यहाँ कम समय आपके पास टाइम है नहीं, और ऊपर से आपको पेपर टफ दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पेपर छूटेगा। सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने पॉसिबल ही नहीं है। और फिजिक्स तो और भी ज्यादा कैलकुलेटिव थी। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल भर भर के आए थे, साथ में मैथ की भी कैलकुलेशन आपको करवाई थी, यानी डेसिमल तक आपका आंसर पूछ रखा है। तो ये पेपर बहुत ज्यादा टफ था। ऐसा पेपर यदि नीट वाले बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा शॉक्ड रहेगा, क्योंकि नीट का एक लीनियर पेपर चलता है, जो अभी पिछले कई सालों से आप देखोगे तो सेम पैटर्न वाला पेपर चल रहा है। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा पेपर बना दिया कि जैसे लग रहा है कोई बच्चा जेई मेन का पेपर दे रहा है। इसलिए निश्चित रहो आप, यदि 500 प्लस भी आपका स्कोर है तो आप बहुत अच्छी सेफ जोन में हो। तो अब बात करेंगे आज केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन। जो अपने केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, अच्छा लेवल का पेपर है। एक एक क्वेश्चन को अपने पोस्टमार्टम करेंगे। आप अपने हिसाब से अपने आंसर चेक कर सकते हो, और जो विद्यार्थी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इनसे ये सीख ले सकते हैं कि इनका पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित रूपांतरण के लिए उचित अभिकर्मक चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। देखो, इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर, और इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। हमें ये पता है कि NaBH4 एस्टर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। NaBH4 एस्टर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। H2PDBSO4 एस्टर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। H2PDVSO4 सिर्फ और सिर्फ आपका क्लोराइड आ जाए, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं जिसको RCOCl के साथ में रिएक्शन करता है। किसके साथ में? RCO। यदि यहाँ पे Cl आता तो ये जरूर आपका एल्डिहाइड बना देता, RCOH बना देता। लेकिन ये भी क्या करता है, एस्टर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। फिर LiAlH4 क्या करेगा सर? ये आपका जो एल्डिहाइड है इसको भी आगे रिड्यूस करके RCH2OH बना देता। तो ये हमें क्या चाहिए, हमें एल्डिहाइड तक रोकना है, तो ये एल्डिहाइड तक नहीं रुकता है। तो आपका जो डाइबल एच है, आपने खूब बार पढ़ा भी होगा, डाइबल एच एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। इसका आंसर आ जाएगा 4। आगे देखो, निम्नलिखित एलिफेटिक अम्लों की घटती हुई अम्लता का सही क्रम है। आपको एसिडिटी ऑर्डर पूछा हुआ है। एसिडिटी ऑर्डर हमें ये पता है कि एसिडिटी जो ऑर्डर है, एसिडिटी को कौन बढ़ाता है सर? -I और -M वाले इसको बढ़ाते हैं। और कौन कौन कम करता है इसको? सिर्फ +I और +M प्रभाव वाले अम्लता को कम करते हैं। अब हमें यह पता है कि CH3 का क्या होता है? +I प्रभाव। यदि आपका +I प्रभाव ज्यादा होगा, यानी CH3 ग्रुप जितने ज्यादा होंगे एसिडिटी उतनी ही कम होगी। अब देखो, यहां कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ एक CH3 ग्रुप है, यहाँ 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ 3 CH3 ग्रुप है। तो जितने CH3 ग्रुप ज्यादा होंगे, जितने CH3 ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी एसिडिटी उतनी कम होगी। तो यानी 3 CH3 ग्रुप की एसिडिटी सबसे कम होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसकी सबसे कम है। फिर 2 वाले का नंबर आएगा, फिर 1 वाले का, और फिर ऐसा होएगा सबसे ज्यादा अम्लता किसी होगी जिसमें कोई भी CH3 ग्रुप नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया लेसाने परीक्षण से संबंधित नहीं है? अब देखो, लेसाने जो परीक्षण होता है कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, सल्फर, इनका होता है भाई। नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन का। तो ये देखो, हेलोजन का रिएक्शन होता है, बिल्कुल NaX बनता है।
इसके बाद में आप देखो कार्बन और नाइट्रोजन से NaCN बनता है, फिर सल्फर का टेस्टिंग होती है, बिल्कुल बनता है। क्या ये बनता है क्या? ये नहीं बनता सर। तो ये आंसर इसका सीधा सीधा आंसर है। आगे देखो 49 क्वेश्चन। यदि किसी अभिक्रिया का वेग 0.03 सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की 7.2 से लेकर 0.9 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होने में कितना समय लगेगा? आप देखो वेग स्थिरांक को देखो एक बार। सर वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स किसकी इकाई होती है? सर फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप कैसे लगाते हो सर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0/80, A0/80, या फिर A/A-X भी आपने पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई के की वैल्यू कितनी है? सर के की वैल्यू दे रखी 0.03 बराबर 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू हमें पूछी हुई है लॉग ऑफ A0 की वैल्यू कितनी है? शुरू में कंसंट्रेशन कितनी है? 7.2। बाद में ये कितना पूछ रहे हैं? 0.9 होने तक, यानी लास्ट वाली कितनी है? 0.9। 0.9 होने तक पूछा गया, टाइम पूछा है भाई। देखो भाई इसको आप सोल्व करोगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 8 72 होता है। तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 8। अब log 8 को आप कैसे सोल्व करोगे? log 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो इसको सोल्व करोगे 3 इंटू log 2, तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.30, यानी 0.90 आ जाएगा। इस log 8 की जगह मैं क्या रखूंगा? 0.90। देखो 0.03 बराबर 2.303 अपॉन टी, इसकी जगह रखूंगा 0.9। अब टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.303 इंटू 0.9 अपॉन 0.03। अब ये पॉइंट हटाओगा, नीचे जीरो आएगा, ये पॉइंट हटाओ आप, ऊपर 2 जीरो आएगा, 1 0 0 यानी 10। कुल मिला के ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2.303 इंटू 30। आप इसको सोल्व करो, 30 दूनी 60, ये 0.3 है यानी 69, 69.3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 69.3 सेकंड आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यदि आपकी कैलकुलेशन पे अच्छी पकड़ है तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50। दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? परिकलित, परिकलित मतलब हाइपोथेटिकल, शून्य ऑर्डर क्रम वाला द्विपरमाणु अणु काफी स्थायी होता है क्या? नहीं होता। मैंने आपको लिखवा भी रखा है Be2A, जो ये इनके बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है। जो बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट नहीं करते इसका मतलब अस्थायी होते तभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये बात अस्थायी के लिए होती है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। जैसे जैसे आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये बोल बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी नहीं। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ये इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो ये आंसर भी गलत है। इसका मतलब दोनों कथन सत्य है, असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आगे देखो 51। निम्नलिखित स्कूलों में किस स्कूल के आयन में न्यूनतम चालकता होगी? न्यूनतम चालकता किसके प्रोपोर्शनल होती है भाई? चालकता ये आपको हमने खूब से बार करवाया है, जो अपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें चालकता प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ आयंस के। अब इसको आप छोड़ोगे, जब आप इसको विलियन में डुबाओगे तो ये कितने आयन देगा? सर एक तो ये डब्बा देगा और ये 3 क्लोरीन आयन देगा। टोटल आयन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आयन 4 होंगे। इसको आप तोड़ोगे तो ये प्लस और माइनस, यानी आपको एक क्लोरीन आयन मिलेगा और एक ये पूरा डब्बा मिलेगा। तो आयन्स कितने मिल गए? एक डब्बा और एक क्लोरीन, यानी दो आयन मिल गए। अब देखो इसमें डब्बे के अंदर जो भी स्पीसीज है, जो डब्बे के अंदर है उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना, वो नहीं टूटेगा। तो ये पूरा पूरा एक ही डब्बा बचेगा, यानी आयंस एक ही बचेगा। इसमें भी देखो बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा एक डब्बा बचेगा। हमें पूछा न्यूनतम, तो ये दोनों न्यूनतम है। तो इसका आंसर है 3 और 4 दोनों आएंगे। कन्फर्म इसका आंसर 3 और 4 आएगा। आगे देखो भाई निम्नलिखित में से किसका उच्चतम का उठनाक होता है? हमें पता है क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कब? जैसे डेल्टा टीबी बराबर आयोडा इंटू केबी इंटू एम। अब मुझे ये आयोडा इंटू एम यदि किसी का ज्यादा होगा, देखो केबी कांस्टेंट होता है, तो आयोडा इंटू एम की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब उसके लिए डेल्टा टीबी का मान भी ज्यादा होगा। अब आयोडा इंटू एम का अपने को कैलकुलेशन करना है, तो कुल मिला के आप यहां पे लिख सकते हो आयोडा इंटू, मैं इसको यहां सोल्व कर रहा हूं, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? आयोडा इंटू केबी इंटू एम। तो यानी आयोडा इंटू एम, केबी कांस्टेंट हो गया, आयोडा इंटू एम का मल्टीप्लीकेशन जिसमें ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा टीबी भी ज्यादा होगा। अब देखो Na2SO4 के लिए आयोडा कितना? सर आयंस कितने आयंस में टूट रहे हैं Na2SO4? सर 2 Na देगा और 1 SO4 2 माइनस देगा। टोटल आयंस कितने होंगे? 3 आयंस होंगे। ये 3 हो गया, और m की वैल्यू ये जो इसके आगे दी हुई है ना, ये सारे m की वैल्यू है। तो 0.01 इंटू 3 कितने आ जाएगा? 0.03। अब देखो ये हमें क्या है?
ये हमें पता है कि शर्करा होती है C6H12O6, तो ये कोई भी आयंस में नहीं टूटता, ये अकेला ही रहेगा। तो यानी इसको एक आयंस मानेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो ये वैल्यू सेम की सेम वही आ जाएगी 0.015। फिर यूरिया भी किसी में टूटता नहीं है, तो यूरिया का भी एक आयंस रहेगा, तो 0.01 इंटू एक यानी सेम ही रहेगा 0.01। फिर देखो KNO3 टूटेगा, तो कैसे टूटेगा सर? KNO3 K प्लस प्लस NO3 माइनस, यानी आपको दो आइंस में टूट रहा है, तो 0.01 इंटू टू यानी 0.02 आ जाएगी। समझ रहे हो? आयोडा इंटू एम, इसको आपको जितना टूट रहा है आयोडा के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना है। अब देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है आपकी, सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा आ जाएगा। आगे देखो भाई 53, आपको दो रिएक्शन दी हुई है, कौन सी रिएक्शन फर्स्ट SN2 अभिक्रिया करती है? देखो SN2 अभिक्रिया में आपको सीधा सीधा ये भी पता होना चाहिए, SN2 अभिक्रिया कौन फर्स्ट करेगा? जो लिविंग ग्रुप अच्छा है, जो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होता है वो SN2 अभिक्रिया फर्स्ट करता है। अब लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है? मैंने कल ही करवाया, I माइनस ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में करवाते हैं। I माइनस क्यों अच्छा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक बहुत बड़े साइज पे हो रहा है। एक तो आपका फ्लोरीन होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, एक आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आना, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा साइज छोटा होने की वजह से, जबकि यहाँ साइज बड़ा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होता है। इसका मतलब आयोडीन RI की सबसे ज्यादा होती है, फिर RBr, फिर RCl और ये RF, ये ऑर्डर है। तो ये बोल रहा है RI RCl की तुलना में अधिक तीव्रता से SN2 देता है क्या? बिल्कुल सही बात है, RI सबसे ज्यादा देगा, फिर Br, फिर Cl, फिर F। अपने बड़े आकार के कारण आयोडीन एक बेहतर अवशिष्ट ग्रुप है, यानी लिविंग ग्रुप है। ये देखो लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छी बात भाई, बड़े आकार के कारण नेगेटिव चार्ज उस पर स्टेबल होता है, इसकी वजह से अच्छा लिविंग ग्रुप है। दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। आंसर आ जाएगा इसका 3। आगे देखो भाई, निम्नलिखित यौगिकों में से विचार कीजिए, इनमें रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था है। देखो यहाँ पे क्या है? मेटल, पोटेशियम कौन सी धातु की मेटल है? फर्स्ट एक वाली। जितनी भी S ब्लॉक की दोनों मेटल है, जो दो ग्रुप है अपने, फर्स्ट ग्रुप होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने करवा रखी है आपको, +1 रहती है, हमेशा +1 रहती है। चाहे कोई भी तूफान आए, आंधी आए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा मेटल की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या आएगा? +1। आगे देखो H2O2, ये होता है प्रोक्साइड। तो H2O2 को आप कैसे लिखोगे सर? H2O2 यानी हाइड्रोजन +1 होती है, तो +2 आ गया, प्लस इस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? 2x बराबर -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1। तो ऑक्सीजन के आगे -1, यहाँ पे आगे -1। अब देखो इसमें सल्फर की निकालो, तो +2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1 होती है, दो हाइड्रोजन की +2, प्लस सल्फर की x मान लेते हैं +4, एक ऑक्सीजन की होती है -2 बराबर 0। इसको आप सोल्व करोगे, -8 + 2 यानी x बराबर आ जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +6। तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? +1 -1 +6, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सी कैलकुलेटिव है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन टफ है। आगे देखो भी, हाबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस कौन सा होता है? अमोनिया बनाने वाला प्रोसेस होता है। कौन सा? N2 + 3H2 से क्या बनता है? 2NH3, इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस, जिसमें Fe उत्प्रेरक के रूप में काम में लेता है, यानी ये आंसर आपका सही है। फिर देखो वॉकर प्रोसेस, जो PdCl2 वाला, उसको बोलते हैं वॉकर प्रोसेस, तो ये वॉकर प्रोसेस आ गया। फिर विल्किंसन कौन सा होता है? जिसमें RH धातु के रूप में होती है, हाइड्रोजनेशन करने के काम में आता है, तो इसके लिए कौन सा उत्प्रेरक आएगा सर? ये सेम का सेम, इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कौन सा? विल्किंसन उत्प्रेरक, जो किसी हाइड्रोजन के काम में आता है। फिर आगे आ गया जिगलन आटा, जिगलन आटा मैंने करवा रखा, सारे ये चारों चारों करवा रखे हैं, तो AlCl3 होल थ्राइस प्लस TiCl4, यानी ये। तो आपका आंसर सीधा सीधा बैठ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखो भाई, नाइट्रोजन की तरह अमोनिया, जैसे नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है, यानी नाइट्रोजन प्लस H2 से रिएक्शन करके, जैसे N2 + 3H2 से 2NH3 बनाता है, वैसे ये बोल रहा है कि आर्सेनिक बनाता है, यानी आर्सेनिक AS प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ASH3 बनाता है। बिल्कुल सही बात है, NCERT में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखो एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये ऑप्शन गलत है। एंटीमनी होता है Sb और ये पेंटा ऑक्साइड बनाता है, तो ये बात है इसने गलत बोल दी। तो यानी कथन फर्स्ट इसका सही है, परंतु सेकंड गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखो भाई, लोहा चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का चरम स्वरूप माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। लोहा चुंबकत्व आप जब सॉलिड स्टेट के लास्ट में जो पेज में दिया हुआ आपका लोहा चुंबकत्व, उसके बारे में वहां पे दिया हुआ। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है,
ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, कोई इसको काटने वाला नहीं होता, तो बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दिशा में होता है, तो ये सबसे ज्यादा अनुचुंबकत्व का गुण रखता है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखो Cr+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वही है जो Nd+3 में है। देखो क्रोमियम क्या होता है 24, 24 में से आपका 2+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी यानी 22, 22। अब 22 को कैसे लिखोगे सर? 22 को हम लिखेंगे क्रिप्टॉन, सॉरी ऑर्गन, और फिर आगे कितना आ जाएगा? आर्गन 18 होता है, 22 बनना है तो आपको D4 आ जाएगा। तो D4 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना सर? देखो इसमें D4 में आप इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब Nd+3 में देखो एनडी का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 60, 60 का मतलब जिनोन, जिनोन आ गया, ये आ गया 54, फिर आ गया 4f, अब आ गया था 5s। अब देखो ये 54 आ गया, दो फिक्स होते हैं, एस में आएगा तो 56, फिर इसमें कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसको आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो ये आ जाएगा Xe4f3। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे सर? इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे। ये बोल रहा है इसके पास 4 है, ये बोल रहा है इसके पास 3 है, क्या दोनों समान है? क्या नहीं है, तो ऑप्शन कथन सेकंड गलत है, तो ओनली फर्स्ट वाला सही है। इसका भी आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद के रूप में बेंजीन नहीं देता है? देखो भाई, लाल तप्त लोहा नलिका, ये आपको मैंने कितनी बार करवा रखा है, कितनी बार हमने हमारे एग्जाम में दे पूछ भी रखा है टेस्ट सीरीज में कि एसिटिलीन को जब लाल रक्त के साथ में आप कराओगे तो आपका बेंजीन मिलता है, सीधा सीधा ये बेंजीन मिलता है। फिर ये देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको पानी के साथ में गर्म करोगे तो क्या बनाएगा सर? ये हमेशा H2O के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? फिनोल बनाता है। सारे डायरेक्ट रिएक्शन आपकी। फिर ये देखो सोडा लाइम क्या होता है? NaOH+CO, जब आप इसके साथ में रिएक्शन करोगे तो ये CO2 गैस निकलती है, यानी ये गैस पूरी पूरी आपकी रिलीज हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा? हमें सर बेंजीन मिल जाएगा। फिर N हेक्सेन M2O3 बोल दिया जाए या Cr2O3 बोल दिया जाए, ये किसके काम आता है सर? ये एरोमेटाइजेशन करने के काम में आता है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन से एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। कुल मिला के आपको बेंजीन किस किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन में आपको बेंजीन नहीं मिल रहा, फिनोल मिल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। आगे देखो अभी 59 XeO3, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आपको खूब सारे मैंने तरीके बता रखे हैं कैसे। अभी Xe के बाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और ये कितने डबल बॉन्ड बना रहा है सर? 6 बॉन्ड बना रहा है। तो 8 थे, 6 बॉन्ड बनाने में चले गए, पीछे कितने बच गए? 2, 2 का मतलब होता है एक लोन पेयर। तो अब टोटल काउंट कर लो आप, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे कितने हो गए? 4 हो गए। 4 का मतलब हो गया sp3, sp3 आपका आना चाहिए sp3। और मुझे ये पता है कि ये अमोनिया की जैसी शेप दिखेगी, देखो एक लोन पेयर हो गए, 3 ऐसे हो गए, तो पिरामिडल होती है इसकी, तो sp3 पिरामिडल यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सेकंड। फिर आगे देखो XeF2, 8 होते हैं, 8 में से 2 बॉन्ड बना रहे हैं, पीछे कितने बच गए? 6, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, ये लो 3 लोन पे, तो ये आपको कैसे दिखेगा? इसके जो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिनोगे आप तो 3 2 5, 5 के लिए आएगा sp3d, sp3d, और इसकी शेप क्या आएगी? बिल्कुल लीनियर आएगी, रेखीय शेप आती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। फिर देखो XeO2F4, तो XeO फिर F F F, आपको एक बार नॉर्मल ऐसे, आपको डायरेक्ट ऐसे सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बच रहे हैं, कितने लोन पेयर बच रहे हैं। देखो 2 बॉन्ड ये बना रहा है, 3 4 5 6 6 बॉन्ड बना रहा है, 8 होने चाहिए, पीछे कितने बच गए? 2, 2 का आगे लोन पेयर। अब आप इसको काउंट करो तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, एक लोन पेयर 5, एक ऑक्सीजन वाला 6, 6 के लिए कितना आएगा सर? 6 के लिए आता है sp3d2, sp3d2 खान दिया हुआ है सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फिर ये देखो XeF6, 6 बॉन्ड तो सीधा सीधा बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, और हमें पता है 8 होने चाहिए, बाईतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पे एक लोन पेयर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है, तो टोटल बॉन्ड कितने होंगे? 6, तो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर 7, 7 से क्या आएगा? sp3d3 यानी थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड फर्स्ट फोर्थ 3, सेकंड फर्स्ट फोर्थ 3 यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित यौगिकों के एकल क्लोरीनेशन से कितने उत्पाद बनते हैं? आपको त्रिविम यानी स्टेरिक जो स्टीरियो आइसोमर्स है उनको भी इंक्लूड करना है। तो देखो भाई, स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करते हैं हम। सबसे पहले देखो ये और ये समान होते हैं, इनसे एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, 4, टोटल डिफरेंट कार्बन कितनी है? 4 है। तो मैं पहले कार्बन पे आपको Cl जोड़ के दिखाता हूं। तो देखो CH2 Cl जोड़ेंगे हम, तो ये CH आ गया, फिर ये CH3 आ गया, फिर ये CH2, फिर CH3। अब आप एक चीज देखो, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, इस पे एक हाइड्रोजन है और एक ये C2H3 है, यानी चारों ग्रुप अलग है। इसका मतलब ये क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इसके कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे सर।
इसके प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद में देखो सेकंड पे यदि आप लगाओ, सेकंड पे आप लगाओगे तो देखो CH3 CH3। अब इस हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगाएंगे, Cl लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। तो देखो यहाँ दोनों दो दो जो ये क्या है CH3 ग्रुप है, तो समान ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा एक उत्पाद बनेगा। फिर आगे देखो 3 वाले पे लगा के देखो CH CH3 फिर आपका आ जाए CH, ये Cl, ये CH3। आप खुद ही बताओ, एक तरफ ये ग्रुप है, एक तरफ ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, चारों अलग अलग वैलेंसी है, इसका मतलब ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। फिर आगे आप अपने आगे फोर्थ पे लगा के देखो CH CH3 फिर आ जाएगा CH2 फिर CH2 फिर Cl। देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये समान वाले हो गए, तो इसका मतलब इसमें भी कोई प्रोडक्ट है ऐसा कुछ बनेगा नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने, इससे 2 इससे बने, 1 इससे 3, 2 5, 1 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 प्रोडक्ट बनेंगे आपका। 2 जगह आपका स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, 2 आपके नॉर्मल बनेंगे। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जीए जिसका अति उच्च गलनांक है के विपरीत सीएस का अत्यंत निम्न गलनांक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, हो सकता है ये किस वे में कर रहा है, ये किस वे में पूछ रहा है वो नहीं पता चल पा रहा। देखो इनका गलनांक अपने वर्ग में पूछ रहा है तो ये बात सही है, वर्ग में नहीं पूछ के इनके बराबर पूछ रहा है, दोनों का गलनांक बराबर हो रहा है। जैसे इसका गलनांक 32 होता है, इसका गलनांक भी लगभग 28 के आसपास होता है, तो बराबर है। यदि आपको नॉर्मल वे में पूछ रहे तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। पाउलिंग पैमाने पर नाइट्रोजन और Cl की विद्युत ऋणताओं के मान समान नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की हमें पता है 3.0 होती है, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0 होता है। ये पोलिंग स्केल होता है। ये कौन सा स्केल है, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता समान है। पी ब्लॉक में आपको जरूर अलग दे रखी है, पी ब्लॉक में आपको क्लोरीन की 3.2 दे रखी है, लेकिन पोलिंग स्केल में दोनों की वैल्यू समान है। इसके अलावा देखो ये इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें के प्लस में भी 18, Cl-17 एक 18, कैल्शियम 20 होता है, इसमें से 2 गए 18, सल्फर 18 होता है, इसमें से 16 होता है, इसमें से 2 जोड़ देंगे हम 18, तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन समान है, इसका मतलब सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये बात आपकी सही है। इसके बाद में देखो नाइट्रोजन Mg फिर एल्यूमिनियम फिर Si। देखो Si सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर हमें पता है कि इसमें क्या होता है, Mg में पूर्ण पूरित विन्यास होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो फिर आपका Mg आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर Na आएगा, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए, Si फिर Mg, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर देखो Cs की परमाणु त्रिज्या Li और Rb की परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है। आप नीचे जाओगे लेफ्ट क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम जाओगे तो देखो हेलिना की रब से नीचे जाने पे आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी CH की सबसे ज़्यादा होगी, तो ये बात बोलना चाह रहा है कि CS की परमाणु त्रिज्या Li और Rb से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके आंसर आ जाएगा C और E, आंसर आ जाएगा C और E। अब देखो Ba+2 की किलो कैलोरी में मानक संबोधन ऊर्जा है, क्या दे रखा है भाई, SO4 आयंस की मानक संबोधन ऊर्जा दे रखी है, BSO4 की क्रिस्टलीकरण ऊष्मा दे रखी है और BSO4 की मानक संबोधन ऊष्मा दे रखी है। देखो भाई क्रिस्टलीकरण ऊष्मा कैसे बनाते हो सर, Ba+2 प्लस SO4 2- से क्या बनता है, BaSO4 क्रिस्टल बन जाता है। ये होता है अपनी क्रिस्टलीकरण की ऊर्जा। ये कितनी दे रखी है सर, ये होती है -4.5 दे रखी है, बराबर। हमें क्या दे रखा है, इसके भी रेट ऑफ फॉरवर्ड दे रखा है फॉर्मेशन, इसका भी रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखाते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यानी डेल्टा एच ऑफ BaSO4 माइनस डेल्टा एच ऑफ Ba+2 प्लस डेल्टा एच SO4 2-। देखो -4.5 बराबर BaSO4 की जो संबंध ऊर्जा वो कितनी दे रखी है सर, ये रे -349 माइनस Ba+2 की हमें निकालनी है, मान लेते हैं इसको x, प्लस SO4 माइनस की कितनी दे रखी है सर, माइनस के अंदर 216। देखो -4.5 बराबर -349, अब इस माइनस को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, -x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 216, ये x इधर आएगा तो ये आ जाएगा -349 प्लस 216 और ये इधर जाएगा प्लस 4.5, ये हो गया कितना 420, 220.5, ये हो गया 349, ये कम करोगे आप कितना आ जाएगा 349 यानी 300, तो ये आ गया 119, 119 का मतलब हो गया, एक बार इसको पूरा आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपका मिलेगा आपको 128.5, आंसर आ जाएगा 128.5।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलीकरण की उष्मा कैसे निकालते हैं। उसके बाद में टोटल आपकी रिएक्शन मिल गई, उस रिएक्शन की रेट ऑफ हीट कैसे लिखते हैं, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से आपको निकालनी है। आगे देखो, ये आगे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हमें पता है, हम बोलते हैं कि आज आपने मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें क्या है, गैस लिक्विड जो है, जो गैस लिक्विड है, जो नॉर्मल पानी होता है उसके अंदर गैस ज्यादा है, तो गैस इन लिक्विड आना चाहिए। सो लिक्विड इन गैस, गैस में क्या आना चाहिए, द्रव आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। फिर मिश्र धातु क्या होती है सर, मिश्र धातु एलोय होता है, एलोय का मतलब वही सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। फिर अमलगम क्या होता है सर, अमलगम होता है लिक्विड इन सॉलिड या सॉलिड इन लिक्विड, एस को हम बोलते हैं अमलगम। तो ये आगे फोर्थ, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव। फिर धुआं आप देखो, धुआं का मतलब यही होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होंगे, तो सॉलिड इन गैस आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो भाई, ये दिया हुआ आपको, कौन सा ऐसे बोला है कि ये आपके रिएक्शन के प्रति कौन सा यथार्थ निरूपण करता है। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है सर, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपको नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी हीट ऑफ प्रोडक्ट से, हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी हीट ऑफ प्रोडक्ट से। देखो हीट इसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, ये ऑप्शन हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसमें प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है। फिर इसमें देखो हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब इनमें से कौन सा होगा, जो आपको डेल्टा एच है वो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की हीट होगी, यानी इन दोनों के बीच की हीट होती है। ये बोल रहा है इसके ऊपर वाली होगी, नहीं हो सकती। देखो ये इनके बीच की हीट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, हीट ऑफ द रिएक्शन होती है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की हीट, इनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आगे देखो, शर्करा एक्स शहद में पाई जाती है, कीटो शर्करा है, एल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म में पाई जाती है, वाम धुरण यानी लेबोरेटरी है। देखो कीटो शर्करा है, सबसे यहां आपको एक हिंट दे दिया कीटो शर्करा, तो आप इससे क्या आइडिया लगाओगे, कीटो शर्करा क्या माल्टोज कीटो शर्करा होती है क्या, नहीं सर, ये तो ग्लूकोज वगैरह का होता है। तो यानी आपको इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज में क्या होता है सर, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सुक्रोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सिर्फ अकेला एक ऑप्शन बैठ रहा है फ्रुक्टोज, जिसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा फोर्थ। आगे देखो, C4H8O वाले चक्रीय इत्रों के सभी संभव, ये आप सोल्व करोगे सारे आपका चक्कर बना के, तो आपको इसका 10 आंसर आएगा। ये सीधा सीधा आपको एक बार सोल्व करो, बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, आप सोल्व करोगे तो सारे सारे आपके इसमें स्टीरियो आइसोमर्स, 2 प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर्स के बनेंगे, तो 4 वो हो जाएंगे, और बाकी ऐसे करके आपका 10 आंसर आएगा। आगे देखो भाई, अभिक्रिया ए से 2B के लिए 1000 केल्विन पर पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अगर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का 2500 गुना, यानी पश्च बोले तो केब भी, ये बोल रहे हैं 2500 गुना है किसका, के एफ का। आपको क्या बोला हुआ है, 1000 टेम्परेचर दे दिया, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अगर अभिक्रिया वेग स्थिरांक से 2500 गुना है, तो आपको केपी पूछा हुआ है। केपी क्या फॉर्मूला होता है सर, केपी बराबर होता है केसी इंटू आर टी की पावर में डेल्टा एन जी। केसी का क्या फॉर्मूला होता है, हमें पढ़ रखा है, केसी होता है सर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो ये के एफ ही रहेगा, ये 2500 जो के बी के बराबर में ये वाला वैल्यू रखूंगा, 2500 इंटू के एफ, ये कट पिटा के आ जाएगा 1/2500। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, केसी की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे भी केसी की वैल्यू 1/2500। आर की वैल्यू कितनी है सर, 0.083। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 1000। डेल्टा एन जी कितने हैं, यहाँ देखो प्रोडक्ट में मोल 2, रिएक्टेंट के मोल 1, तो इसका पावर आ जाएगी डेल्टा एन जी 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, 1/2500 इंटू 0.083 इंटू 1000, ये 2 से ये 2 गया, 5 से काटोगे ये 2, ये 5। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.083 इंटू क्या करोगे 2, तो ये आ जाएगा 0.166। इसको जब आप डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आ जाएगा 0.033। क्या आ जाएगा, 0.033। ठीक है, अब आगे देखो, ये वापस सेम रिपीट हो गया, ये पीडीएफ बना रहे तो रिपीट हो गया। आगे देखो भैया, 61, एक हाइड्रोजन परमाणु क्रमश से n बराबर 2 से n बराबर 3 और n बराबर 4 से n बराबर 6 संक्रमण करता है, तब अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का अनुपात होगा। देखो भाई, 1/λ क्या होता है, आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। देखो हाइड्रोजन परमाणु है, जेड की वैल्यू 1 आएगी, तो आर जेड की वैल्यू 1 है, अपॉन 1/n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 1/9। इसको आप सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 5/36
ऊपर 5 की जगह ऊपर आएगा आर, तो 1/λ की वैल्यू आ जाएगी 5r/36, या फिर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो लैम्डा वैल्यू उल्टे हो जाएगी। देखो 1/λ की वैल्यू ये, तो उल्टा क्या आ जाएगा 36/5r, ये आ जाएगा λ1 आ गया। अब λ2 वापस वही सेम, 1/λ2 बराबर r/z² इंटू 1/n1, यानी 1/16 माइनस 1/36, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, आप इसको सोल्व करोगे ऊपर आ जाएगा 20/16 इंटू 36 इंटू आर, जेड की वैल्यू 1 रखनी है। फिर देखो आप इसको सोल्व करोगे, ये 5 आएगा, फिर ये 4 आएगा, 4 से काटोगे तो 36 इंटू 4 कितना आता है, 6 चौक 24, 2 12 और 2 14, ये आ गया 144, तो 5r/144, इसको उल्टा करोगे तो λ2 की वैल्यू आ जाएगी 144/5r। अब आप इसको λ1/λ2 करके देखो भाई, देखो λ1/λ2, ये आ जाएगा 36/5r, ये आ जाएगा 144/5r, ये 5r से 5r कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 1/4, तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई 69 क्वेश्चन में क्या है, यदि एक एकल क्षारीय दुर्बल अम्ल के 0.05 मोल लीटर इनवर्स विलियन की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलर चालकता दे रखी है, वियोजन की मात्रा पूछी हुई है। हमें पता है वियोजन बराबर क्या होता है, λmc/λm इनफाइनाइट, λmc/λm इनफाइनाइट, λmc यानी इस अम्ल की इस कंसंट्रेशन पे मोलर चालकता कितनी है, 90 है, तो ऊपर आ गया 90। अब नीचे क्या आएगा, नीचे हम लेमडा इनफाइनाइट निकालना है। लेमडा इनफाइनाइट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के मिलाते, तो इन दोनों का आप सम करोगे 349, 50.4, 10, 10 1 9 1 10, 400 आ जाएगा। जब आप इसको काटोगे 9/40, अब 9/40 को सोल्व करो, 9 डिवाइड बाई 4, 9 को अब 4 से करोगे, 4 दूनी 8, 1.0, यहाँ पे 2 2 यानी 2.225, इसको 10 से करोगे तो 0.225 आ जाएगा, 0.225 आ जाएगा। आगे देखो, द्रव एक्स के 5 मोल और द्रव वाई के 10 मोल 70 टोर वाष्प दाब वाला विलयन बनाते हैं। कितने, 70 टोर, यानी जो अपना सॉल्यूशन है उसका कितना वाष्प दाब है, 70 टोर है। और शुद्ध एक्स और शुद्ध वाई के साथ में इतने इतने बनाते हैं, तो देखो पी टोटल हम कैसे निकालते हैं सर, पी टोटल पी ए नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से निकालते हैं। बिल्कुल, पी नोट ए कितना है, पी नोट ए 63 है, इंटू एक्स बी कितना आएगा सर, एक्स ए के मोल कितने 5, अपन टोटल मोल कितने 15, 5 इसके और 10 इसके, प्लस पी बी कितना 78, इंटू एक्स बी कैसे सर, 10 इसका मोल अपॉन 15। आप इसको सोल्व करो, ये 3 से कट रहा है, ये भी 2/3 से कट रहा है, 3 से काटोगे इसको तो 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, प्लस इसको 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, बच गया 1, 6 3 18, 26 दूनी 52, ये आ जाएगा 73। तो देखो पी टोटल कितना आ रहा है, पी टोटल 73 आ रहा है, और पी अपना सॉल्यूशन का कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे सॉल्यूशन का वाष्प दाब है वो कम आ रहा है भाई, पी टोटल ये ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व ज्यादा आ रहा है, खुद का वाष्प दाब कम आ रहा है। खुद का वाष्प दाब कम आने का मतलब ऋणात्मक विचलन, तो विलयन कौन सा शो करेगा, ऋणात्मक विचलन शो करेगा। ये पढ़ा रखा है मैंने कि पी टोटल यदि आपका पी टोटल यदि ज्यादा आ जाए पी एस से, पी टोटल ज्यादा आ जाए तो ये आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन। आगे देखो, निम्न में से वो अणु चुने जिनमें परमाणुओं की संख्या समान है। परमाणुओं की संख्या का मतलब होता है, देखो मोल बराबर क्या होता है, n/Na। तो देखो यदि आप मोल बराबर कर लिए, मोल यदि सबके बराबर आ गए तो आपके परमाणु वैसे सेम हो जाएंगे, क्योंकि मोल इंटू Na होता है, और Na हमें पता है फिक्स वैल्यू है सबके लिए। तो हमें क्या करना है, मोल जिसमें मोल बराबर है उसमें परमाणुओं की संख्या भी बराबर है। 212, अब इसका मोल निकालो आप, इसका देखो 212, इसका मोलर द्रव्यमान ये बोल रहा है 106 है, तो 200 मोल क्या निकालोगे, भार बट्टा अणुभार, यानी 212/106 कितने आ जाएंगे मोल सर, 2 मोल आ जाएंगे। फिर इसका देखो 248, इसका भार कितना है सर, 62 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा, 62 चौके 48, 248 यानी 4 मोल आ जाएगा। फिर इसका भार कितना है 240, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 40, इसको काटोगे तो 6 आ जाएगा। फिर आगे देखो 12 अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 2, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखो 220 भार है अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 44, तो ये काटोगे तो 5 आएगा, 44 इंटू 5 होता है ना 520, हाँ ये 5 आएगा। अब आपको बोला सेम किस किस का है, तो सर सेम मेरे को तो सी और डी दो ही दिखे, सी और डी दो ही दिखे, क्या कहीं मिस्टेक हुई है क्या, हाँ। अब ये आगे मोल, अब सॉरी इसमें पूछा परमाणु, अब परमाणु मैं अणु समझ गया। परमाणु क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु है सर, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा समझ लिया। देखो परमाणु, ये अणु हमने
ये पूछा परमाणु, तो Na2CO3 में कितने परमाणु से, 2 Na के है और एक CO3 एक कार्बन का है और 3 ऑक्सीजन का। टोटल परमाणु कितने हो गए, 2, एक 3, 3 3 6, 6 इंटू 2 इसके मोल हो गए, इसमें परमाणु आ गए 12। अब इसमें देखो Na2 दो सोडियम और एक ऑक्सीजन, 3 परमाणु, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। फिर इसमें देखो 40, इसमें एक Na एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 3 ये हो गए और 6 ये हो गया 18। फिर इसमें देखो 2 ये हो गए और 6 ये हो गया 12। फिर इसमें देखो भाई 3 इसके आगे 5 दिया 15, नहीं होगा। अब देखो समान कौन कौन से है, ए बी और डी, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए बी और डी इसका आंसर आ जाएगा। परमाणु पूछने, इसमें अणु नहीं पूछे, अणु पूछे होते तो अपने मोल बराबर आता। इसमें परमाणु पूछ लिए, परमाणु का मतलब एक अणु कितने परमाणु से मिल रहा है इनटू इसका मोल, ये आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सा अणुचुंबकीय है, अणुचुंबकीय देखो भाई सीधे सीधा आपको निकालना है। Na+2 होता है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब पेयरिंग होगी नहीं। Na+2 का मतलब 28 में से दोगे 26, D8 में आप देखोगे इसको वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर देता हूँ। D8 देखो, D8 को आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एन पेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, इसका मतलब ये अणुचुंबकीय है। ये देखो NiSO4 28 8, यानी D10 इलेक्ट्रॉन भरना है। जब 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरोगे डी में से तो कोई भी ऐसा अणुचुंबकीय नहीं बचेगा, तो इसमें एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इसमें देखो, इसमें क्या होता है, Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवाएगा। तो D8 कैसे भरोगे, पेयरिंग करवाएगा आपका, तो D8 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसके बाद में NiH2O की होल पावर 6 2+, ये हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कोई पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम जैसे फर्स्ट का आया वैसा वैसा n बराबर 2 आ जाएगा। इसके बाद में PPS3 हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, Ni0 का मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन, D10 का मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन किस किस में, ए में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ए और डी क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएंगे। आगे देखो भाई, यदि किसी प्रथम कोटि की अर्धायु काल 1 मिनट है तो अभिक्रिया की 99.9 पूरा करने के लिए आवश्यक समय, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, हमें कितनी बार पढ़ा, T99.9 बराबर होता है 10 इंटू टी हाफ, 10 इंटू टी हाफ, 10 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट, कितनी आ जाएगी 10 मिनट। आगे देखो भाई, He और Li+2 की ऊर्जाएं और प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्याएं है। He की ऊर्जा कैसे निकालते हैं, माइनस के अंदर 2.18 इंटू 10 की पावर में 8 इंटू Z² अपॉन N²। अब देखो आपको He की पूछा है, तो 2.18 माइनस के अंदर इंटू 10 की पावर में -18 होता है, 10 की पावर -18, 10 की पावर -18 इंटू Z², Z कितना आता है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 यानी 4 अपॉन प्रथम बोर कक्ष पूछा हुआ है तो प्रथम 1, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 18, 4 दूनी 8, लगभग ये 8 के आसपास आएगी, यानी 8.72 इंटू 10 की पावर -18 के आसपास आएगी। तो पहली कितने, 8.72, कहीं दिख रहेगा आपको 8.72, ये देखो 8.72 किसकी, He की इंटू 10 की पावर -16 नहीं होगी, 8.72 किसकी, He की नहीं, ये नहीं होगी, ये 19.62 दे रहा है। फिर देखो He की कितनी है, 8.72 इंटू 10 की पावर -18, ये हो सकती है। फिर ये देखो He की कितनी है, 19.16, क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं, सीधा सीधा एक आप ऑप्शन करोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा आपका, सीधा आपको एक आंसर से बैठ रहा है सेटिंग। आप सीधे किसकी निकालोगे, हीलियम की, आप जब एनर्जी निकालोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हीलियम की सही एनर्जी दे रखी है। आगे देखो भाई, दिए गए यौगिक में से स्टार द्वारा चिन्हित CH आबंध की आबंध वियोजन ऊर्जा यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, यदि आपका कोई स्टेबल बन रहा है, यदि आप H हटाने के बाद में जो कार्बोनिल बनेगा आपका, यदि वो स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, तुरंत बॉन्ड को तोड़ेगा। तो यदि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखो यहां से मैं काटूंगा तो यहां नेगेटिव चार्ज ऐसा आएगा, यहां से काटेंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C पे, यहां से काटेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज। अब मुझे ये पता है कि देखो ये जो है ये क्या होगा भाई, यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब ये
टू तो अच्छी बात है, लेकिन ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ये टूटने नहीं चाहेगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो थर्ड तो सबसे ज्यादा आएगा। अब इन दोनों में देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सर सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, मुझे पता है sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये तुरंत टूट जाएगा, तो इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ये बोल रहा है, उसके बाद सेकंड आना चाहिए, उसके बाद में फर्स्ट आना चाहिए, तो थर्ड के बाद में सेकंड कैसे आएगा, sp है, sp नेगेटिव स्टेबल है, बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से, हालांकि इसके आंसर देखो और तो कोई बैठ ही नहीं रहा, फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ऑप्शन तो फर्स्ट बैठ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो फर्स्ट के ज्यादा होनी चाहिए सेकंड से, लेकिन इसने थोड़ा सा उल्टा दे दिया, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है। आगे देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसमें यह कंफर्म बात है कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि थर्ड की सबसे ज्यादा होगी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर सका, ये सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी में डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत होता है वो द्रव्यमान, देखो गुणित अनुपात का करता है, द्रव्यमान संरक्षण का करता है, स्थिर अनुपात का करता है, लेकिन कभी भी गैस या आयतन का नहीं कर पाता। आगे देखो, कौन सा गुणधर्म सही क्रम है, द्विध्रुव हागुण का क्रम पूछा हुआ है, H2O का सबसे ज्यादा होता है, फिर NH3 का, ये बिल्कुल सही बात एनसीईआरटी ने बता भी रखा है कि देखो H2O यहाँ से HH, और NH3 का देखो HH, यहाँ NH3, यहाँ लोन पेयर ज्यादा है, एक डायरेक्शन में ज्यादा जाएंगे, तो ज्यादा जाएगा तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखो, केंद्रीय परमाणु पर एकांकी युग्मों की संख्या, आप खुद ही देखोगे XE के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 लोन पेयर आएंगे इस पे, इसमें देखो 6 बॉन्ड बना रहे हैं तो इस पे कितने लोन पेयर आएंगे, सर 6 बना लिया, पीछे बच के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लोन पेयर आएगा। इसके बाद इस पे 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं तो पीछे 8 में से 2 बॉन्ड बनाई, पीछे बच के 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 लोन पेयर। क्या ये सबसे ज्यादा 2 है क्या, नहीं नहीं सर, 3 लोन पेयर सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो ये आंसर आपका गलत होगा। फिर देखो, आबंध लंबाई OH, CH और NH, NO, देखो NO क्या होते हैं, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये NO की आबंध लंबाई सबसे ज्यादा हो जाएगी, NO दूर दूर रहना पसंद करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद आबंध एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी किसके प्रोपोर्शन होता है, सर बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शन होता है, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, सर N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। ऑक्सीजन डबल बनाता है, H क्या बनाता है, सिंगल बनाता है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका मतलब बॉन्ड मजबूत होगा, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो N2 की सबसे ज्यादा, फिर O2 की, फिर H2 की, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये प्रोपोर्शनल टू इसके होता है, लेकिन ये ऑप्शन सही है, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 और 4, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 1 और 4, ये रहा। फिर आगे देखो, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, आपने पढ़ा भी होगा, विटामिन B12 सीधा सीधा आपको पता होता है पर्नेसिस एनीमिया रोग होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा इसे। फिर विटामिन डी, जो अपन बोलते हैं कैल्शियम और हड्डियों वगैरह में मिलता है, यानी रिकेटस रोग हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है। फिर विटामिन B2 से किलोसिस रोग होता है, विटामिन B2 से किलोसिस, सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी में, हालांकि बायो के स्टूडेंट हो तो वैसे ही आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर विटामिन B6 से कौन सा रोग होता है, सर मरोड़ पड़ना, यानी कॉन्वोलेजन, तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड। तो फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी ऑप्शन बैठ रहा है। आगे देखो 79, एमिनो की घटती हुई क्षारीय प्रबलता का क्रम है, आपको क्या क्या दिया रखा है, एन एथिल एथेमाइन, एन एथिल, तो देखो ये रहा एनामीन, यानी NH, अब इसकी जगह क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एथिल ग्रुप आ जाएगा, तो C2H5 आ जाएगा। फिर सीधा एथेन एमीन आ जाएगा, यानी आपका सीधा सीधा क्या होगा, NH, ये क्या है, एक बार मैंने दोबारा देखो, ये क्या बोल रहा है, एन एथाइल एमीन, यानी आपका NHC2H5, एमीन पे क्या है, C2H5 है, ये एक और इथाइल लगा दो सर, ये लो। फिर दूसरे में बोले इथाइन एमीन, यानी एक इथाइन लगाना है आपको, C2H5 NH2 आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा, एन मेथिल एनेलिन, एनेलिन क्या होता है, NH2 की जगह एक क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा, ये लो। इसके बाद में क्या बोला, बेंजीन एमीन, यानी बेंजीन एमीन, ये लो। अब इसके आपको क्या बोले, क्षारीय
क्रम पूछा हुआ है। हमें ये पता है यदि लोन पेयर आपका रेजोनेंस में जाएगा तो उसकी क्षारकता कम होती है। इसका मतलब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इनकी क्षारकता सबसे कम होगी। अब इनमें हमें पता है कि 21-30 का ऑर्डर लेते हैं हम। जब इथाइल आता है तो 21-30 यानी 2 डिग्री ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले की ज़्यादा आएगी, फर्स्ट वाले की ज़्यादा आएगी। फिर उसका ऑर्डर आ जाएगा एन इथाइल वाले का यानी सेकंड। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो CH3 क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप लगाएगा जो कि क्षारकता को बढ़ाता है। इसका मतलब उसके बाद 3 और 4 यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम बिल्कुल सही बैठ रहा है। कुछ नहीं करना, आपको ये पता है एलिफेटिक की ज्यादा होती है एरोमेटिक से, एलिफेटिक की ज्यादा होती है क्या क्षारकता एरोमेटिक से। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसका लोन पेयर इसी के पास में रहता है। एरोमेटिक में क्या होगा, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो क्षारकता मतलब लोन पेयर त्याग करने की टेंडेंसी, तो इसके पास लोन पेयर ही नहीं होगा तो त्याग क्या करेगा, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी डाउन हो जाती है। आगे देखो भाई, निम्नलिखित स्कूलों द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का क्रम है। जब भी आप प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालोगे तो आप डेल्टा निकाल लिया करो। यदि डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होगी। डेल्टा और लेमडा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डेल्टा के टाइम हमने बताया था कि आपको डेल्टा किस किस पे डिपेंड करेगा। यदि किसी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसके लिए डेल्टा ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ज्यादा होगा। इसके अलावा एक बात मैंने ये भी आपको बोली थी, डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होता है डेल्टा ऑफ टेट्राहेड्रल से, डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होता है डेल्टा ऑफ टेट्राहेड्रल से। अब देखो ये 6 लोन पेयर, सॉरी सब में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका मतलब इनमें कौन सा आएगा, डेल्टा OH आएगा, डेल्टा OH आएगा, डेल्टा OH आएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, डेल्टा T आएगा। यानी सी ऑप्शन का तो डेल्टा सबसे कम होगा, सी ऑप्शन का डेल्टा कम होगा। डेल्टा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा, ये कम है, इसका मतलब लेमडा सबसे ज्यादा होगा। तो सी ऑप्शन का लेमडा सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी ऑप्शन का सबसे ज्यादा आना चाहिए। उसके बाद में आप देखो डेल्टा किसका ज्यादा है, सर इनमें से हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, बी का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका डेल्टा ज्यादा होगा, तो इसकी लेमडा उसके बाद सबसे कम आना चाहिए। तो सबसे कम लेमडा किसका आना चाहिए, बी का आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनके बाद में इनमें कंपैरिजन करोगे आप तो सर ये कोबाल्ट NH3 के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है, ये वीक फील्ड लिगेंड, तो इसका डेल्टा कम होगा, इसका डेल्टा कम होगा तो इसकी लेमडा ज्यादा होगा। यानी सी के बाद में आपका डी आना चाहिए, उसके बाद में आपका ए आना चाहिए और सबसे कम आना चाहिए आपका बी ऑप्शन, 4th नंबर ऑप्शन आएगा। ये आपको अच्छे तरीके से हमने करवा रखा है कि डेल्टा किस किस पे डिपेंड करता है, जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो सब उससे आप करोगे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसका डेल्टा उतना ही ज्यादा, उसके लिए लेमडा उतनी ही कम आएगी। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है। ब्रोमीन जल का टेस्ट कौन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड देता है, इसके अलावा एमीन देता है, इसके अलावा फिनोल देता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, डबल बॉन्ड देता है, एमीन देता है, फिनोल देता है। क्या देखो ये इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, क्या सिंगल बॉन्ड वाले देते हैं, क्या नहीं देते से। ब्रोमीन तो ब्रोमीन का मतलब ही डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करना है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ में करवाना चाह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जल को रंगहीन नहीं करेगा। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से मुख्य उत्पाद पी की पहचान कीजिए। अब देखो ये जो है यहां CH3 है, पहले रिएक्शन आपका HBr प्रोक्साइड। अब मैंने प्रोक्साइड रिएक्शन मैकेनिज्म में बढ़िया तरीके से करवा रखा आपको। HBr प्रोक्साइड आ जाए तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलते हैं, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां Br जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम है वहां क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब इस कार्बन और इस कार्बन में देखो यहां कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां एक हाइड्रोजन है। तो जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है वहां क्या जुड़ेगा, Br। इसका मतलब नीचे Br जुड़ेगा, इसका मतलब नीचे Br जुड़ेगा। ये देखो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा बिल्कुल, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। कुल मिला के आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Br, ये बन जाएगा। उसके बाद KCN के साथ में कराओ तो Br की जगह क्या आ जाएगा, Br हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 और Cn आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आप NaHG के साथ में कराओगे तो ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, बिल्कुल सर CH3 इसको रिडक्शन करके CH2NH2 बना लेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, 3rd ऑप्शन दिख रहा है। आगे देखो CHCl3 को आप जब कराओगे NH2 के साथ में PHNH2 यानी एनिलीन और CH3Cl का आप कराओगे पृथक्करण विधि, ये पूछ रहा है पृथक्करण की विधि, तो आपको किस में दिखेगा, सिंपल डिस्टिलेशन से होगा। ये किससे होगा, सिंपल डिस्टिलेशन से होगा। फिर पेट्रोलियम उद्योग में कच्चा तेल, ये अपने एग्जाम में भी आया रखा था ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड RPSC लेवल में। तो ये कच्चे
पेट्रोलियम उद्योग में कच्चा तेल किससे आता है भी? प्रभाजी आसवन से आता है, प्रभाजी आसवन से आता है। फिर आगे शेष लाई से ग्लिसरॉल, शेष लाई से ग्लिसरॉल निम्न दाब पर आसवन आता है। ये नॉर्मल आपको जब टेक्निक्स पढ़ोगे तभी आपके दिमाग में फिट होगा। फिर देखो एनिलीन प्लस जल, एनिलीन प्लस जल आपको भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो उसमें स्टीम डिस्टिलेशन काम में आता है। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भी 84, निम्न में से कौन सा विन्यास मुख्य वर्ग तत्वों से संबंधित है? मुख्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक किससे संबंधित है? मुख्य वर्ग तत्वों से। तो देखो नियोन और 3s1, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट में एस में भरा जा रहा है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये मुख्य वर्ग से संबंधित है। ये देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी में भरा जा रहा है, तो ये किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। इसका मतलब डी ब्लॉक वाले तो मुख्य होती नहीं। फिर ये देखो 5+2 डी पूरा भरा हुआ है, 5+2 5p5, यानी पी ब्लॉक में भरा जा रहा है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हमें पता है मुख्य वाला होता है। फिर ये देखो D10s1, जब भी D10 आ जाए इसका मतलब ये कौन सा कॉपर का विन्यास है? कॉपर का विन्यास यानी डी ब्लॉक का है। फिर देखो ये D2s2f आ रहा है, f का मतलब ये f ब्लॉक का एलिमेंट है। हमें किसका चाहिए? मुख्य वर्ग, तो s और p वाला चाहिए। s और p वाला कौन सा है? a और c आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? a और c आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस ट्रांस के रूप में पाया जाता है? देखो सिस ट्रांस का मतलब होता है जहां डबल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड जिसके पास अलग अलग जो जुड़े हुए ग्रुप होने चाहिए। देखो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये लो साइक्लोप्रोपेन, एक पर दोनों पे डाई मिथाइल आ जाएगा CH3 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये आ जाएगा। अब देखो इस कार्बन पे दोनों तरफ CH3 जुड़े हुए हैं, कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें सिस ट्रांस कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर 1,2 डाई साइक्लोहेक्सेन ये लो 1,2 डाई साइक्लोहेक्सेन, 1 पे क्या है? CH3 है, 2 पे भी क्या है? CH3। इस कार्बन को देखोगे इसकी चारों वैलेंसी अलग दिखेगी, इस कार्बन को देखोगे चारों वैलेंसी अलग दिखेगी, आपको कायरल दिखेंगे दोनों। जब दोनों कायरल दिखेंगे इसका मतलब इसमें सिस ट्रांस मिलेगा। कायरल में तो आपको सिस ट्रांस मिलता है, बिल्कुल सर, तो इसमें सिस ट्रांस मिलेगा। आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर देखो आपका फॉस्फरिन 3 चरणों में आयनित होता है। कितनी बार करवा रखा आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में? H3PO4 जब ये टूटेगा H++H2PO4- तो ये आएगा Ka1। फिर H2PO4- टूटता है तो ये टूटता है H++HPO4 इसके लिए आता है Ka2। फिर HPO4 टूटता है H++PO4 इसके लिए आता है Ka3। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा H3PO4 टूट के 3H++PO4 कैसे सर? ये HPO2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो Ka1 क्या आ जाएगा? Ka1 जोड़ते तब हमें पता है कि जब भी जोड़ते हैं तो K मल्टीप्लाई होता है, तो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 आ जाएगा। तो Ka2 बराबर क्या आ जाएगा? Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि सबसे पहले वाला जो डिसोसिएशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये भी मैंने करवा रखा है। जो पहला H+ होता है उसकी त्याग करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो Ka1 ज़्यादा होगा Ka2 से, फिर Ka3, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो H3PO4 H2PO4- एंड HPO4- से अधिक प्रबल अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसलिए Ka1 ज़्यादा होगा, जिसका Ka1 ज़्यादा होगा उसको मतलब वो प्रबल अम्ल होगा, तो ये बात भी सही है। फिर इसको देखो ये Ka बराबर आ जाए Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, इसका जब आप log K लोगे तो ये इनका सम आ जाएगा, log Ka1 प्लस log ऑफ Ka2 प्लस log ऑफ Ka3, यानी ये ऑप्शन भी सही है। क्या Ka1 बराबर ये आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब A B C ऑप्शन सही है, A B C ऑप्शन सही है। ये भाई आपका एनालिसिस वाला क्वांटिटेटिव। तो वहां से देखो भी आप CO+2 है, CO+2 कौन से ग्रुप का है सर? ग्रुप 4th का है, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर Mg+2 किसके कौन से ग्रुप का आता है? ये सर 6th वाले ग्रुप का आता है, तो इसका मतलब 4th आ जाएगा। फिर Pb+2 कौन से वाले का आता है? ग्रुप फर्स्ट का आता है, तो ग्रुप फर्स्ट का आ गया। फिर एल्यूमिनियम 3+ किसका आता है सर? ग्रुप थर्ड का आता है, यानी सेकंड आ जाएगा। 3-4-1-2 3-4-1-2 3-4-1-2 यानी 4th ऑप्शन आ जाएगा। फिर आगे देखो अभिक्रिया N2+O2 से 2NO में NO की उच्चतर लब्धि प्राप्त की जा सकती है। अभिक्रिया का आपका डेल्टा H दे दिया, तो डेल्टा H पॉजिटिव, इसका मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है अभी? एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या होता है? उष्मा शोषी के लिए आपको यदि NO चाहिए, इसका मतलब आपको हीट की जरूरत है, आपको यदि हीट देनी पड़ेगी, यानी उच्च ताप पे पॉसिबल है। क्या निम्न ताप पे होगी? क्या नहीं होगी।
इसके अलावा यदि आप N2 दोगे, N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन ऐसी दिशा में जाएगी जहां N2 की कंसंट्रेशन कम हो रही हो। ली सातेली नियम यही बोलता है। तो आप यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब NO ज्यादा बनेगा। तो N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे NO ज्यादा बनेगा। और O2 यानी ये भी क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या ज्यादा बनेगा भाई, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी यानी NO ज्यादा बनेगा। तो 1 3 4, 1 3 4 यानी सेकंड ऑप्शन। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से दो कथन दिए हुए, इनकी सही की पहचान करनी है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण को 273 केल्विन पर एनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कितनी बार एनसीईआरटी में हमने जब भी आपको पढ़ाया ये चीजें करवाते हैं भाई। एनिलीन यानी NH2, फिर इसकी नाइट्रस अभिक्रिया यानी HNO2 यानी NaNO2 प्लस HCl। इससे क्या बनता है भाई, नाइट्रस एसिड बनता है। जब आप इसकी अभिक्रिया कराओगे तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, N2Cl मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखो, बेंजीन वलय में आयोडीन को लगाना कठिन होता है। क्या सीधा बेंजीन रिएक्शन कर लेता है कि आई के साथ में, नहीं कर पाता। लेकिन जब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, इसकी अभिक्रिया KI के साथ में करते हो आपको, तो आपको आयोडो बेंजीन मिलेगा। लेकिन आयोडो बेंजीन को बेंजीन डाइएजोनियम लवण की KI के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखो 90, लास्ट क्वेश्चन आ गया अपना। अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पूछा हुआ है। CH3MgBr के साथ में अभिक्रिया करवानी है। देखो CH3 का एक मॉलिक्यूल इसके साथ में जाएगा और इसके साथ में जाके क्या बना लेगा, OHCH3 बना देगा और फिर क्या आ जाएगा, ऐसे करके CN आ जाएगा। फिर दोबारा जब CH3 की रिएक्शन होगी तो ये किसके साथ में जाएगा, साइनाइड के साथ में जाएगा। और ये अच्छी तरह से आपको करवा रखा है। साइनाइड के साथ में जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन बनता है, कीटोन पे जाकर रिएक्शन रुक जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एग्जाम में पूछा है। जब भी साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड के साथ में कराएंगे तो कीटोन प्रोडक्ट बनेगा। कुल मिला के आपका बात ये है कि देखो, यहाँ तो OH बन गया, यहाँ CH3 बन गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ से देखो यहाँ कीटोन बन जाएगा यानी OCH3 बन जाएगा। ऐसा कोई कंपाउंड अपना आंसर आना चाहिए। देखो ये OH तक लेके जा रहा है, गलत है। ये इस ऑक्सीजन को कुछ कर ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे ग्रुप है कीटोन ग्रुप, इसका रिडक्शन हो जाएगा OH में। ये बोला साइनाइड सीधा सीधा रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। इसको देखो, ये क्या बोल रहा है, OH बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन। तो कुल मिला के अपने यहां से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जिस भी विद्यार्थी के आप जब देखोगे इसमें से यदि 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 37 38 क्वेश्चन 35 से लेकर 40 के बीच में यदि आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप सेफ जोन में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 35 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हो। बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ है, उम्मीद करूंगा ये, और अच्छे लेवल का पेपर पूछा है, बेहतरीन लेवल। यदि आपके कम क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 520 550 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं, तो भी आप यूं मान के चलो भी नीट में आपको सीट मिल जाएगी MBBS की। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा सॉल्यूशन मैंने जो करवाया है वो आपको पसंद आया। यदि आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि आप अपने केमिस्ट्री के नंबर काउंट कर सकते हो। धन्यवाद।